बिल्कुल नहीं, वह गूंगी अनाथ लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। पूर्णिमा देवी अपने बेटे प्रतीक वर्मा को घूरते हुए गुस्से में बोली थी, जबकि प्रतीक वर्मा अपनी मां की बात को अनसुना करते हुए अपने पिता कपिल वर्मा की बात मानकर अस्पताल के कमरे में चला गया था, जहां दवाइयों की तेज गंध और मशीनों की आवाज वहां के माहौल को डरावना बना रही थी। वहीं एक कोने में मासूम सी उर्वशी अपने सामने पड़े अपने पिता को देखते हुए चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए उस अस्पताल के कमरे को देखा जहां उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टर पहले ही जवाब दे चुके थे, इसलिए प्रतीक वर्मा अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वहां आया हुआ था। थोड़ी ही देर में प्रतीक वर्मा ने अपने पिता और कुछ गवाहों की मौजूदगी में उनके दोस्त की गूंगी बेटी उर्वशी से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली थी। उसकी मांग में सिंदूर भर गया था, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। उर्वशी आंखों में आंसू लिए अपने पिता को देख रही थी, जिन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में चल रही मशीन की बीप अचानक बंद हो गई थी। वह चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज तो बरसों पहले ही उसका साथ छोड़ चुकी थी। आंखों में आंसू लिए वह अपने पिता के निर्जीव शरीर को हिलाती रही, कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती, मगर वहां कोई नहीं था। शादी की रस्म पूरे होते ही प्रतीक वर्मा वहां से जा चुका था, जबकि उसके पिता कपिल वर्मा अपनी मैडम पूर्णिमा देवी से बात करने कमरे से बाहर निकले थे। उर्वशी अपने पिता के शरीर को हिलाते हुए उनके सामने हाथ जोड़ चुकी थी, जैसे कह रही हो कि आंखें खोल लीजिए। वो बदहवास सी जमीन पर बैठी रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और प्रतीक वर्मा अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही जमीन पर बैठी उर्वशी पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी हालत देखकर उसे हैरानी हुई। फिर अचानक उसकी नजर बिस्तर पर पड़े उर्वशी के पिता के शव पर पड़ी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए अपने पिता को आवाज दी। कपिल वर्मा, जो अभी तक अपनी पत्नी को समझा रहे थे, प्रतीक की आवाज सुनकर तुरंत अंदर आए। प्रतीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रतीक वर्मा भारी आवाज में बोला। माँ, मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, तो चाबी लो और यहाँ से जाओ। ये गरीब लोगों का तमाशा देखने की जगह नहीं है। तुम देख नहीं रहे यहाँ क्या हुआ है? पूर्णिमा देवी गुस्से में बोली। प्रतीक ने गुस्से से कहा, भगवान के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए और कृपया आप ड्राइवर के साथ घर जाइए। प्रतीक अपनी माँ को ड्राइवर के साथ घर भेजकर अपने पिता के पास आया। अस्पताल के सारे कागज पूरे करने के बाद वह सबको अपने साथ ले गया। अंतिम संस्कार होते ही कपिल वर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया। उर्वशी ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके हाथों की चूड़ियां उतार दी गई थी, माथे का सिंदूर मिट चुका था और वह हिंदू रीतिवाज के अनुसार गहरे शोक में डूबी हुई थी। कपिल वर्मा ने कहा, प्रतीक, मैं चाहता हूँ कि उर्वशी आज ही तुम्हारे साथ हमारे घर जाएगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रतीक वर्मा ने चुपचाप अपने पिता की बात मान ली थी और उर्वशी अपने पिता की मौत के दुख में डूबी उसके साथ चल रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद अपनी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही हो। उसे अपने घर में देखकर पूर्णिमा देवी गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी। तभी कपिल वर्मा ऊंची आवाज में बोले, आज से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, इस घर की बहू बनकर। अगर किसी ने इसे कुछ भी कहा या इसका अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। उन्होंने नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौकरानी चुपचाप सिर झुकाकर उर्वशी को प्रतीक वर्मा के कमरे में छोड़ आई। वह सिर झुकाए कमरे में बैठी थी। तभी प्रतीक वर्मा उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे शादी तुम पर तरस खाकर ही की है और मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचाकर प्रतीक वर्मा वहां से चला गया, जबकि उर्वशी अपने हाथों की लकीरों में खुशी ढूंढते हुए बेबसी से रो रही थी। प्रतीक, मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने शादी कर ली? मुझे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। ये सुनकर नुपुर गुस्से में प्रतीक वर्मा के केबिन में दाखिल हुई थी। प्रतीक वर्मा उसे देखते हुए शांत आवाज में बोला, देखो नुपुर, इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ पापा जी की इच्छा से जुड़ा है, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो। तुम आराम से रहो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। बस करो प्रतीक,
आंटी ने मुझे सब बता दिया है। तुमने एक बार भी अंकल को मना करने की कोशिश नहीं की। नूपुर गुस्से से बोली। प्रतीक ने कहा, मैं कैसे मना करता? वहां उनके दोस्त जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे, और अगर मैं अपने पापा जी को मना कर देता तो वे और टूट जाते। नूपुर गुस्से से बोली, मैं कुछ नहीं जानती प्रतीक। अभी इसी वक्त घर जाओ और उस लड़की को तलाक देकर घर से निकालो। प्रतीक गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? नूपुर ताना मारते हुए बोली, अच्छा, तो पुलिस अधिकारी हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक शादी के बाद दूसरी शादी का वादा कर सकते हो। प्रतीक गुस्से में बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की। नूपुर बोली, शादी नहीं की लेकिन शादी का वादा तो किया था ना। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई तीसरा आए। प्रतीक ने सिर पकड़ लिया और बोला, नूपुर चुप करोगी या नहीं? मेरा सिर दर्द से फट रहा है। मैं पूरी रात घर नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था, और तुम यहाँ आकर लगातार बोलती जा रही हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं किस हालत में हूँ? यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ और गलत कह दूँ। नूपुर हैरानी से उसे देखने लगी। प्रतीक, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? नूपुर की बातों ने प्रतीक वर्मा का गुस्सा और बढ़ा दिया था। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर नूपुर दर्द और नफरत और बेचैनी से भरी आवाज में बोली, प्रतीक प्लीज मुझे अपने से दूर और अकेला मत करो। तुमने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द मुझसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। प्रतीक वर्मा ने थके हुए स्वर में कहा, नूपुर, अभी मेरे अंदर किसी भी तरह का तनाव सहने की ताकत नहीं बची है। मुझ पर पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है। मुझे एक केस बहुत जल्दी सुलझाना है। अगर मैं उसे हल नहीं कर पाया, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हो सकता है। मेरी नौकरी जा सकती है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपनी नौकरी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन वो लड़की। नूपुर ने कुछ कहना चाहा, तभी प्रतीक वर्मा उसके पास आया। उसने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और नरमी से बोला, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता, समझी? अब घर जाओ और आराम करो, बेकार की बातें मत सोचो। प्रतीक ने उसके चेहरे पर आई बालों की लट हटाई तो नूपुर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आखिरी बार कह रही हूँ, अगर उस लड़की ने तुम्हारे करीब आने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ठीक है बाबा, ऐसी बेकार बातें मत करो। प्रतीक नूपुर को वहां से भेज चुका था और खुद अपनी कुर्सी पर बैठते ही आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अस्पताल का वह मंजर घूम रहा था जहां उसकी शादी उर्वशी से हुई थी। कपिल वर्मा के काम पर चले जाने के बाद पूर्णिमा देवी गुस्से से भरी हुई उर्वशी के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां उर्वशी भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। पूर्णिमा देवी ने गुस्से से दरवाजा खोला और उर्वशी को बांह से पकड़कर बाहर घसीटते हुए रसोई में ले गई। उसे अंदर धक्का देकर बोली, आज पूरे घर का सारा काम तुम करोगी, और खबरदार जो किसी नौकर ने इस गांव की लड़की की मदद करने की कोशिश की, अगर किसी ने मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गुस्से में बोल ही रही थी, तभी नूपुर की आवाज आई, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पूर्णिमा देवी ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इसे उसकी औकात दिखा रही हूँ। नूपुर उर्वशी के करीब आई और उसके हाथों पर अपना पैर रख दिया। उर्वशी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। नूपुर गुस्से से बोली, तुझे क्या लगता है तू अपनी मासूमियत दिखाकर मेरे प्रतीक को मुझसे छीन लेगी? कभी नहीं। मैं अपना प्यार तुझे कभी नहीं मिलने दूंगी। तेरी औकात इस घर की नौकरानी से भी कम है, समझी? उसने अपने पैर का दबाव और बढ़ा दिया। उर्वशी की आंखों से दर्द के आंसू बहने लगे। पूर्णिमा देवी आगे बढ़ी और नुपुर को अपनी तरफ खींचते हुए उसे शांत कराया और अपने कमरे में ले गई। पास खड़ी नौकरानी भागती हुई उर्वशी के पास आई, उसे सहारा देकर उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम जी, ये लोग बहुत बेरहम हैं, आपको हिम्मत रखनी होगी, आइए मैं आपके हाथों पर दवा लगा दूं। लेकिन उर्वशी ने इशारे से मना कर दिया और खुद काम में लग गई। घंटों मेहनत करने के बाद जब शाम होने लगी और कपिल वर्मा के घर आने का समय हुआ तो पूर्णिमा देवी का व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने उर्वशी को बांह से पकड़कर रसोई से बाहर निकाला और बोली, अब जाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाओ और कान खोलकर सुन लो। अगर कपिल जी या प्रतीक को जरा सा भी पता चला कि तुमसे काम करवाया गया है या तुमने इशारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी
कि तुम अपने पिता की तस्वीर के सामने जाने लायक भी नहीं रहोगी। उन्होंने नौकरानी को भी धमकाया, अगर तुमने मुंह खोला तो आज ही नौकरी से निकाल दूंगी। उर्वशी कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। उसके हाथ काम की वजह से सूख चुके थे। उसकी बाहों पर पूर्णिमा देवी की उंगलियों के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली ताकि कोई देख न सके। वह बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें उसे निगल जाएगी। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ियों की आवाज आई। कपिल वर्मा और प्रतीक वर्मा घर लौट आए थे। उर्वशी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। प्रतीक वर्मा जब घर में दाखिल हुआ तो उसके थके कदम साफ बता रहे थे कि वो बहुत परेशान था। अपनी पुलिस की वर्दी के बटन खोलते हुए वह सोफे पर बैठ गया, जहां पूर्णिमा देवी पहले ही बैठी थी और कपिल वर्मा अखबार पढ़ रहे थे। तभी नुपुर, जो पूर्णिमा देवी के बुलावे पर वहां आई थी, मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, प्रतीक तुम आ गए। देखो, मैं तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाकर लाई हूँ। प्रतीक ने थकी नजरों से उसे देखा और कप पकड़ लिया। थैंक यू नुपुर, लेकिन सच कहूँ तो इस समय मुझे सिर्फ नींद चाहिए। कपिल वर्मा ने अखबार एक तरफ रखा और बोले, बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा, कोई नई परेशानी है क्या? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी पापा जी, जो पिछले महीने से हत्या का केस चल रहा था, उसके कुछ तार दूसरे शहर से जुड़ रहे हैं। मुझे अभी डीआईजी साहब का फोन आया था। मुझे आज रात या कल सुबह कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना होगा। प्रतीक की बात सुनकर नुपुर और पूर्णिमा देवी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। तभी कपिल वर्मा बोले, बेटा मुझे भी दिल्ली में एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन अगर तुम घर पर नहीं रहोगे तो मेरा जाना ठीक नहीं होगा। प्रतीक तुरंत बोला, नहीं पापा जी, मैं सिर्फ 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। आप आराम से जाइए। कपिल वर्मा बोले, ठीक है बेटा, फिर मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद कपिल वर्मा अपने कमरे में चले गए। कुछ समय के बाद प्रतीक भी अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी नुपुर और पूर्णिमा देवी एक दूसरे के करीब आई। नुपुर धीमी आवाज में बोली, आंटी ये बहुत अच्छा मौका है इस लड़की को हमेशा के लिए इस घर और प्रतीक की जिंदगी से निकालने का। जब प्रतीक वर्मा अपने कमरे में पहुंचा तो वहां का माहौल भारी था। उर्वशी जल्दी से पूजा की थाली एक तरफ रखकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। प्रतीक की नजर उसके लाल और जख्मी हाथों पर पड़ी। एक पल के लिए उसे हैरानी हुई। वह पूछना चाहता था, ये सब कैसे हुआ, लेकिन अगले ही पल नुपुर की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंज गई। उसने नफरत से चेहरा फेर लिया, अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में रखने लगा। उर्वशी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी तो उसने उसे दूर धक्का दे दिया। दूर हट जाओ मुझसे, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम्हारे होने से मुझे घुटन होती है। तुम मेरी जिंदगी पर जबरदस्ती थोप दी गई हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। उर्वशी ने दर्द भरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में हजारों शिकायतें थीं, लेकिन होठ हमेशा की तरह खामोश थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी प्रतीक ने उसकी बाह पकड़ ली, वहीं जहां पूर्णिमा देवी के उंगलियों के निशान थे। दर्द से वह तड़प उठी मगर आवाज नहीं निकाल सकी। प्रतीक ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां मासूम बनकर लोगों की सहानुभूति लेना जानती हैं। उसने बैग बंद किया और सख्त आवाज में कहा, कल मैं और पापा जा रहे हैं। पीछे से कोई ऐसी हरकत मत करना कि मुझे अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ वापस आना पड़े। उर्वशी की आंखों से आंसू बह निकले, जबकि नीचे हॉल में पूर्णिमा देवी नूपुर अपनी नई साजिश तैयार कर रही थी। अगली सुबह जैसे ही प्रतीक वर्मा और कपिल वर्मा की गाड़ियां घर से बाहर निकली, वह घर उर्वशी के लिए कैद खाना बन गया। पूर्णिमा देवी ने नौकरानी को आदेश दिया कि घर के सारे भारी कालीन बाहर निकाले जाए। उर्वशी से कहा जाए कि वह उन्हें अपने हाथों से धोए। नौकरानी ने हिम्मत करके कहा, मैडम जी, वह इतने भारी कालीन कैसे धो पाएगी? लेकिन पूर्णिमा देवी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बहुत जुबान चलाने लगी हो, जाओ और इसे काम पर लगाओ, वरना आज ही नौकरी से निकाल दूंगी। तपती धूप में उर्वशी आंगन में बैठी भारी कालीनों पर पानी डाल रही थी। उसके नाजुक हाथ साबुन पर लगातार रगड़ने की वजह से फटने लगे थे। नूपुर बालकनी में खड़ी जूस का गिलास हाथ में पकड़े ये सब दृश्य देख रही थी और हंस रही थी। बेचारी कितनी मजबूर लग रही है ना आंटी जी, नूपुर ने ताने भरे अंदाज में कहा। पूर्णिमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है नूपुर, देखती जाओ मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। शाम तक उर्वशी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे तेज बुखार हो गया था, उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उसे कमरे में जाने की इजाजत नहीं मिली।
तभी नुपुर ने अपने बैग से प्रतीक वर्मा की एक जरूरी फाइल निकाली जो वह गलती से घर पर छोड़ गया था। नुपुर ने वो फाइल पूर्णिमा देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी, प्रतीक ये फाइल लेने घर आने वाला है। उसने मुझे फोन किया था। आप इस फाइल को बाहर रख लीजिए और कोशिश कीजिए ये फाइल उसकी आंखों के सामने उर्वशी के हाथों खराब हो जाए। अगर ये फाइल खराब हो गई तो उर्वशी को इस घर से निकलने में देर नहीं लगेगी। उर्वशी ऊपर चल रही साजिश से पूरी तरह अनजान अपने काम में लगी हुई थी। तभी पूर्णिमा देवी ने उसे आवाज देकर कमरे में जाने को कहा। उर्वशी हैरान हुई। उसने अपने सामने पड़े कपड़ों के ढेर को देखा। लगातार काम करते करते वह थक चुकी थी। फिर थोड़ी राहत मिलने की सोचकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। कपड़े धोने की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अचानक उसकी नज़र सामने बिखरी हुई फाइलों पर पड़ी। उसने अपने हाथ अपनी भीगी साड़ी से साफ किए और फाइल उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और प्रतीक वर्मा सामने खड़ा था। उसके पीछे नुपुर और पूर्णिमा देवी भी खड़ी थी। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखकर उर्वशी समझ गई कुछ गलत होने वाला है। दरवाजा अचानक खुलने से उर्वशी घबरा गई। उसका हाथ कांप गया और पास रखा पानी का जग फाइलों पर गिर गया। पूरी फाइल भीग गई। प्रतीक वर्मा गुस्से से आगे बढ़ा और भीगी हुई फाइल देखकर उसने उर्वशी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी इतनी जरूरी फाइल बर्बाद कर दी। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? उर्वशी चुपचाप खाली आंखों से उसे देखती रही। वह कुछ बोल नहीं सकती थी। आज उसे अपनी मजबूरी, अपनी खो चुकी आवाज पर बहुत रोना आ रहा था। प्रतीक वर्मा गुस्से से बोला, तुम जैसी अनपढ़ लड़की की वजह से अब मैं अपने अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि मेरी जाहिल पत्नी ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी? वह फाइल हाथ में लेकर बेकाबू हो रहा था। तभी नुपुर आगे बढ़ी और बोली, प्रतीक, ये लड़की इसी लायक है। इसे घर से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हें हर जगह झुकाने पर मजबूर कर देगी। प्रतीक ने गुस्से से कहा, तुम सही कह रही हो नुपुर, लेकिन इसे अपनी जिंदगी से निकालने से पहले इसे इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। 5 साल की मेहनत थी मेरी इस फाइल में और इसने कुछ ही सेकंड में सब खत्म कर दिया। चलो मेरे साथ। उसने उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के पीछे बने स्टोर रूम में बंद कर दिया। वहां चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अंधेरा देखकर उर्वशी का पूरा शरीर कांपने लगा। वह डर के मारे प्रतीक का हाथ पकड़कर सिर हिलाने लगी, जैसे उसे वहां बंद न करने की विनती कर रही हो। लेकिन प्रतीक ने उसे खुद से अलग किया और कमरे के अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने चाबी नुपुर की तरफ फेंकते हुए कहा, शाम को इसे बाहर निकाल देना। उम्मीद है इसे अच्छी सजा मिल जाएगी और मैं वापस आकर इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल दूंगा। प्रतीक वहां से चला गया, जबकि नुपुर और पूर्णिमा देवी अपनी जीत पर जोर जोर से हंसने लगी। अंधेरे कमरे में बंद उर्वशी बुरी तरह कांप रही थी। तभी उसके दिमाग में उसका दर्दनाक अतीत घूमने लगा। उसे याद आया जब वो अपनी माँ की मौत के बाद टूट चुकी थी। वह एक कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। तभी 19 साल का हरदीप उसके पास आया था। उसने उसके सामने बैठी 13 साल की मासूम उर्वशी को देखा, जो घुटने में चेहरा छुपाकर रो रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी माँ को याद करके रो रही हो? उर्वशी उसके सीने से लगकर रोने लगी थी और इशारे में पूछ रही थी, उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई और क्या वह वापस आएगी? हरदीप ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, उन्हें भूल जाओ, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके स्पर्श से उर्वशी को अजीब सा महसूस हुआ और वह तुरंत उससे दूर हट गई। वह डर गई थी। हरदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। वह जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने लगा था। उर्वशी उसकी पकड़ से छूटने के लिए तड़पने लगी। खुद को बचाने के लिए उसने जोर से धक्का दिया। हरदीप पीछे रखे कांच से टकरा गया। कांच के टुकड़ों ने उसकी आंख के नीचे गहरा घाव कर दिया। वह दर्द से चीख पड़ा। गुस्से में उसने उर्वशी के बाल पकड़ लिए और बोला, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने उर्वशी को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और खुद अस्पताल चला गया। उर्वशी 2 दिनों तक उस अंधेरे कमरे में बंद रही। वह चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वह कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कमरे में जानवरों की खालें पड़ी थी, चूहे घूर रहे थे, बदबू फैली हुई थी। वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 2 दिन के बाद हरदीप वापस आया। उसने बेहोश उर्वशी को देखा, उसके करीब बढ़ा, लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए।
उर्वशी के पिता सत्यजीत ने उसकी हालत देखी और गुस्से में हरदीप को जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुझे अपना बेटा माना, तूने मेरी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की सोची। सत्यजीत गुस्से में कांप रहे थे। लोगों ने हरदीप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सत्यजीत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि 2 दिन तक लगातार डरने, चीखने और गहरे सदमे की वजह से उर्वशी की आवाज चली गई है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आवाज वापस आएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है और उसे किसी भी तरह का मानसिक सदमा नहीं दिया जाना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। सत्यजीत टूट चुके थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था। अब उनकी बेटी की ये हालत थी। बाद में उन्हें पता चला कि हरदीप कुछ ही घंटों में जेल से बाहर आ गया, क्योंकि उसका संबंध बहुत ताकतवर और गलत लोगों के साथ था। जब सत्यजीत उर्वशी को लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वही हरदीप उनके घर के सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर घाव अभी तक ताजा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आएंगे। अच्छा किया। अब इसे पाना आसान होगा और आपको रास्ते से हटाना उससे भी आसान। सत्यजीत तुरंत अपनी बेटी के सामने खड़े हो गए और गुस्से से बोले, खबरदार, अगर मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हरदीप हंस पड़ा। अगर अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो उसकी शादी मुझसे कर दो। सत्यजीत ने गुस्से से कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। हरदीप की आंखों में पागलपन उतर आया था। अगर मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। वह आगे बढ़ा ही था कि उर्वशी ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। हर्षदीप गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी दरवाजा खुला और कपिल वर्मा अंदर आए। कपिल वर्मा को देखकर हर्षदीप वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। सत्यजीत ने कपिल वर्मा को अपनी पत्नी की मौत और अपनी बेटी उर्वशी के साथ हुए उस भयानक हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर कपिल वर्मा उन्हें अपने साथ दूसरे शहर यानी जयपुर ले आए थे। वहां वे लोग अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। हर्षदीप का नाम क्राइम की दुनिया में संकेत था। हर्षदीप उन्हें हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। फिर एक दिन उसे अचानक उर्वशी मिल गई थी। आज फिर उसी ने उर्वशी को अंधेरे कमरे में बंद किया था। कमरे में गहरा अंधेरा देखकर उर्वशी बुरी तरह डर गई थी। वह तड़प रही थी, दरवाजा पीट रही थी, जबकि बाहर हर्षदीप उसकी मजबूरी का तमाशा देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था। जितनी जोर से उर्वशी दरवाजा पीटती थी, हर्षदीप उतनी ही जोर से ठहाका लगाता। आखिरकार थक हार कर उर्वशी ने दरवाजा पीटना ही बंद कर दिया था। तभी संकेत ने दरवाजा खोला। उसके पास आया। उसने उसके बाल पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। शादी से नहीं तो बिना शादी के सही, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। संकेत के शब्द उर्वशी के रूह तक कपा गए थे। वह हैरानी से उसे देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। संकेत ने उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारे पापा अस्पताल में भर्ती है, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर मुझसे भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। संकेत उससे दूर हट गया था और उर्वशी अपने अंदर हिम्मत जुटाकर अपने पिता के बारे में सोचते हुए वहां से भाग आई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि वह किसी पार्किंग एरिया में थी। वहीं उसे कपिल वर्मा दिखाई दिए थे। वह भागते हुए उनके पास गई थी। कपिल वर्मा, जो उसके लिए बहुत परेशान थे, उसे देखकर राहत की सांस ली थी। वे जानते थे कि उर्वशी बोल नहीं सकती, इसलिए वह अभी कुछ बता नहीं पाएगी। इसलिए वह उसे अपने साथ अस्पताल ले गए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सब उसकी आंखों के सामने फिर घूमने लगा। इस अंधेरे कमरे में प्रतीक वर्मा के बंद करके जाने के बाद उर्वशी को फिर से संकेत और अपना दर्दनाक बचपन याद आने लगा था। वह बुरी तरह से रो रही थी। उसे पहली बार प्रतीक वर्मा में संकेत की झलक दिखाई दी थी। उर्वशी के लिए इस समय प्रतीक और संकेत में कोई फर्क नहीं लग रहा था। जिस तरह संकेत उसे अंधेरे कमरे में बंद करके उसकी मजबूरी पर हंसता था, उसी तरह प्रतीक ने भी अनजाने में ही वही किया था। नीचे हॉल में पूर्णिमा देवी नुपुर सोफे पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी। मेज पर चाय और बहुत सारे नाश्ते रखे थे, जैसे वह किसी की बर्बादी का जश्न मना रही हो। नुपुर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आज तो बहुत मजा आएगा। प्रतीक ने जिस तरह उसे धक्का देकर बंद किया है ना, अब वो कभी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। पूर्णिमा देवी आराम से बैठते हुए बोली, हाँ, अब प्रतीक के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता।
दूसरी तरफ उस गंदे और धूल भरे स्टोर रूम के फर्श पर पड़ी उर्वशी रोते रोते सो गई थी, लेकिन वह नींद उसके लिए आराम नहीं बल्कि एक डरावना सपना लेकर आई। उसने सपने में अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा देखा, जो उसे बुला रही थी। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ी, अचानक उसके पिता सत्यजीत अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें लेते दिखाई दिए। फिर सपना बदला और उसे वही पुराना संकेत दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घाव ताजा था, उसकी आंखों में पागलपन था। वह हंसते हुए उर्वशी के तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था, तुम्हारे पापा मर गए, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उर्वशी अंधेरे में भाग रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे लगा जैसे प्रतीक वर्मा और संकेत के चेहरे एक हो गए हों और दोनों मिलकर उसे अंधेरे में धकेल रहे हों। उसके गले से दर्द भरी चीख निकली। वह घबराकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसी अंधेरे कमरे में कैद है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। पूर्णिमा देवी और नुपुर अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। तभी नौकरानी, जिसका दिल उर्वशी की हालत देखकर पिघल रहा था, धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ आई। उसके हाथ में दूसरी चाबी थी और दूसरे हाथ में खाने की प्लेट। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और अंदर आई। उर्वशी दीवार से लगी बैठी थी और डरी हुई आंखों से अंधेरे को देख रही थी। नौकरानी को देखकर वह एक पल के लिए और डर गई, क्योंकि उसे लगा फिर से संकेत आ गया है। नौकरानी धीरे से बोली, मैडम जी डरिए मत, मैं हूँ। वह उसके पास बैठ गई और बोली, थोड़ा खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। उर्वशी ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ बंद दरवाजे पर टिकी थी। नौकरानी ने उसे जबरदस्ती पानी पिलाया और बोली, मैडम जी, साहब और बड़े साहब दोनों बाहर गए हैं। मैडम ने कहा है कि आपको 2 दिन तक यहीं बंद रखना है। मैं चाह कर भी आपको बाहर नहीं निकाल सकती, वरना वो मुझे मार डालेगी। उर्वशी ने अपने सूजे हुए हाथों को देखा, फिर नौकरानी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में विनती थी, उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। लेकिन नौकरानी ने बेबसी से सिर झुका लिया। अगले 2 दिन उर्वशी के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। पूर्णिमा देवी, नुपुर ने एक बार भी उसकी हालत पूछना जरूरी नहीं समझा। वह उसे उसी गंदगी और अंधेरे में पड़ा देखकर खुश होती थी। नौकरानी चोरी छुपे उसे थोड़ा बहुत खाना दे जाती थी, लेकिन उर्वशी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसे तेज बुखार हो गया था और उसका दिमाग पुराने डर से भर गया था। उसे लग रहा था जैसे वो फिर उसी पुराने कैद खाने में पहुंच गई हो, जहां उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। उसे प्रतीक वर्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने सच्चाई जाने बिना उसे इस नर्क में धकेल दिया था। उर्वशी पूरी तरह टूट चुकी थी, जैसे उसने जिंदगी से हार मान ली हो। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रतीक वर्मा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक फाइल रख रहा था। उसके चेहरे पर राहत आई। शुक्र है सर, मैंने इस फाइल की एक कॉपी पहले ही थाने में सुरक्षित रख दी थी। जो फाइल घर में खराब हुई थी वह सिर्फ ड्राफ्ट कॉपी थी। तभी उसे खबर मिली कि जिस मोस्ट वांटेड अपराधी संकेत को वह पीछा कर रहा था, उसे उसके एक ठिकाने से पकड़ लिया गया है। प्रतीक वर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचा। जब संकेत हथकड़ियों में जकड़ा उसके सामने आया तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। संकेत जोर से हंसा। प्रतीक ने सख्त आवाज में पूछा, इस हालत में भी हंस रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है? संकेत ने अपनी आंख के नीचे बने पुराने घाव पर हाथ फेरते हुए जहरीली आवाज में कहा, मैं तुम्हारी किस्मत पर हंस रहा हूँ प्रतीक वर्मा। मेरी सबसे कीमती चीज अब तुम्हारे पास है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। प्रतीक का माथा सिकुड़ गया। क्या मतलब तुम्हारा? संकेत उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, उर्वशी, वो मेरी थी, मेरी है। तुमने उससे शादी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा आज भी मेरी कैद में है। मैंने उसे ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें तुम कभी नहीं भर पाओगे। उसे मारने के बाद मैं उसे फिर से हासिल कर लूंगा। ये सुनते ही प्रतीक वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तभी संकेत ने मौका देखकर एक सिपाही की बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक ने पहले ही गोली चला दी। कई गोलियां संकेत के शरीर में लगी और वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि प्रतीक वर्मा को इस खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए सम्मान मिला। लेकिन उसका दिमाग अब सिर्फ एक सवाल में उलझा हुआ था, उर्वशी का इस खतरनाक आदमी से क्या रिश्ता था? प्रतीक वर्मा और कपिल वर्मा एक ही समय पर घर पहुंचे। दोनों की गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। इधर हॉल में पूर्णिमा देवी और नुपुर खाने की मेज पर बैठी अपनी शादी के रंगीन सपने देख रही थी। नुपुर खुशी से बोली, आंटी, प्रतीक के आते ही हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। बस वो मनहूस गूंगी लड़की एक बार इस घर से चली जाए।
तभी प्रतीक और कपिल वर्मा अंदर आए। पूर्णिमा देवी और नुपुर मुस्कुराकर उनका स्वागत करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह तो उर्वशी के अस्तित्व को लगभग भूल ही चुकी थी। पूर्णिमा देवी ने बनावटी प्यार से कहा, प्रतीक बेटा, तुम आ गए। कपिल जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? कपिल वर्मा ने इधर उधर देखा और बेचैन होकर पूछा, उर्वशी कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? पूर्णिमा देवी और नुपुर के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों घबरा गई। नुपुर हकलाते हुए बोली, वो अंकल, हमें क्या पता, शायद कहीं चली गई होगी। प्रतीक को अचानक याद आया कि वह उर्वशी को 2 दिन पहले स्टोर रूम में बंद करके गया था। वह घबराकर बोला, मतलब क्या? वह अभी तक वहीं है? उसने अपनी माँ पूर्णिमा देवी की तरफ देखा। माँ, मैंने आपसे कहा भी था शाम को उसे बाहर निकाल देना। क्या आपने उसे 2 दिन तक बंद रखा? कपिल वर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चीख पड़े, क्या मतलब बंद रखा है? प्रतीक, तुमने उसे कहाँ बंद किया हुआ है? प्रतीक बिना जवाब दिए स्टोर रूम की तरफ भागा। कपिल वर्मा भी उसके पीछे दौड़े। जैसे ही ताला खोला गया, अंदर की बदबू और घूप अंधेरे ने उन लोगों का स्वागत किया। फर्श पर उर्वशी एक निर्जीव शरीर की तरह पड़ी थी। उसके कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था। स्टोर रूम के उस डरावने अंधेरे में जैसे ही कपिल वर्मा ने उर्वशी के सिर पर हाथ रखा, उसके शरीर में हलचल हुई। प्रतीक अपराधी की तरह पास खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने उर्वशी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तभी एक आवाज गूंजी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया, मेरे पास मत आना। वह आवाज 15 साल की चुप्पी को तोड़कर बाहर आई थी। आवाज टूटी हुई थी, भारी थी, लेकिन वह आवाज थी। प्रतीक वहीं जम गया। पूर्णिमा देवी और नुपुर दूर खड़ी सब देख रही थी और उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उर्वशी ने कपिल वर्मा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए चीख कर बोली, पापा जी, इसे मुझसे दूर करिए। ये अच्छा इंसान नहीं है। इसने मेरे साथ वही किया जो उस दरिंदे संकेत ने किया था। इसने मुझे फिर से उसी अंधेरे में बंद कर दिया था। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसके फेफड़े जैसे बरसों बाद बोलने की कोशिश में थक रहे थे। प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए। वह हकलाते हुए बोला, उर्वशी, मैं नहीं जानता था। उर्वशी दर्द से चीखी, तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी वर्दी का घमंड तुम्हारी इंसानियत खा गया। मैं बोल नहीं सकती थी प्रतीक वर्मा, लेकिन मैं अंधी या बेहोश नहीं थी। तुमने मेरे पापा जी की दोस्ती का बदला मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद करके दिया। इतना बोलते बोलते उसकी सांसें तेज हो गई। चेहरे पर पसीना आ गया और आंखें उलटने लगी। मैं इस घर, इससे पहले कि वह और कुछ बात कर पाती, उसका शरीर कपिल वर्मा की बाहों में ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुकी थी। प्रतीक उसे पागलों की तरह उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। प्रतीक बाहर सिर झुकाए बैठा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। कपिल वर्मा ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? और ये चमत्कार कैसे हुआ? वह सालों से बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मेडिकल साइंस में इसे एक मानसिक स्थिति कहा जा सकता है, जहां गहरे सदमे की वजह से इंसान की आवाज चली जाती है। कई बार उसी तरह का दूसरा गहरा झटका आवाज वापस भी ला सकता है। इन पर मानसिक दबाव बहुत बढ़ गया था। इन्हें शारीरिक इलाज से ज्यादा मानसिक शांति की जरूरत है। अगर दोबारा इन्हें सदमा पहुंचा तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर के जाते ही कपिल वर्मा ने प्रतीक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुना तुमने? तुम्हारी गलती ने उसकी आवाज तो वापस ला दी, लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्रतीक चुप रहा। उसे संकेत की बातें याद आने लगी। अब उसे समझ आ गया उसने उसे खुशकिस्मत क्यों कहा था। उसने अपने अहंकार में उर्वशी को उसी अंधेरे में बंद किया था, जहां उसकी आत्मा पहले ही टूट चुकी थी। कमरे के शीशे से उसने अंदर देखा, जहां उर्वशी ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ी थी। अब वो बोल सकती थी, लेकिन प्रतीक जानता था अब उसके हर शब्द उसके लिए सजा होंगे। अब उनके बीच खामोशी नहीं, बल्कि नफरत की एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। अस्पताल के शांत गलियारे में कपिल वर्मा ने प्रतीक को वो पूरा सच बताया जो वह सालों से छिपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों पहले संकेत ने उर्वशी को इसी तरह अंधेरे कमरे में बंद किया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। प्रतीक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोला, पापा जी, मैंने अनजाने में वही कर दिया जिसने इसे जीते जी मार दिया था। मैं कैसा रक्षक हूँ जिसने अपराधियों जैसा काम किया। उसकी आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। कुछ घंटों के बाद जब उर्वशी को होश आया तो प्रतीक डरते हुए उसके कमरे में गया। उसे देखते ही उर्वशी की आंखों में डर और नफरत भर गई। उसने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, प्रतीक वर्मा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया।
लेकिन अब मैं तुम्हारे नाम का बोझ और नहीं उठाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। प्रतीक जैसे टूट गया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उर्वशी, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उर्वशी ने सख्त आवाज में कहा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरी आवाज वापस इसलिए आई है ताकि मैं अपने हक के लिए बोल सकूं। मुझे आजाद कर दो। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा था। उसने टूटी आवाज में कहा, ठीक है, अगर मेरी दूरी तुम्हें सुकून दे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। एक हफ्ते के बाद जब उर्वशी अस्पताल से घर लौटी तो पूर्णिमा देवी और नुपुर बहुत खुश थीं। दोनों हॉल में बैठी जश्न मना रही थी। प्रतीक सीढ़ियों के पास रुक गया। जब उसने उनकी बातें सुनी, पूर्णिमा देवी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है वो मनहूस लड़की इस घर से जा रही है। नुपुर हंसते हुए बोली, बिल्कुल आंटी, अब मैं प्रतीक की दुल्हन बनने की तैयारी करूंगी। वैसे अच्छा होता अगर वह उसी स्टोर रूम में मर जाती, ना उसकी आवाज वापस आती और न ये तलाक का मामला होता, सब खत्म हो जाता। प्रतीक वर्मा का खून खौल उठा। वह तेजी से सामने आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बस करो नुपुर, और माँ आप भी, उसने गरजते हुए कहा। पूर्णिमा देवी हैरान रह गई। प्रतीक ने नुपुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम एक ऐसी लड़की की मौत की दुआ कर रही हो जिस पर तुम लोगों ने हद से ज्यादा जुल्म किए हैं। और माँ, आपने एक अनाथ बच्ची के साथ जो किया, उसके बाद मुझे आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। प्रतीक अभी दोनों पर गुस्सा निकाल ही रहा था कि अचानक सबकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां उर्वशी खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह धीरे धीरे चलकर सबके पास आई। नूपुर और पूर्णिमा देवी की बोलती बंद हो गई। उर्वशी ने पहले प्रतीक की तरफ देखा, फिर नूपुर की तरफ मुड़कर बोली, मौत की दुआ अपने नसीब के लिए करो नूपुर, क्योंकि मैं तो बच गई हूँ। और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारी जैसी औरतों को ही मुबारक हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, तुमने जिस प्रतीक के लिए ये सब किया ना, अब वो प्रतीक कभी तुम्हारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके दिल पर मेरे दर्द का ऐसा बोझ है जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसने तलाक के कागज मेज पर रख दिए। प्रतीक की तरफ आखिरी बार देखा। प्रतीक की आंखों में विनती थी, लेकिन उर्वशी ने अपना चेहरा मोड़ लिया। आत्मसम्मान के साथ घर के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से प्रतीक की टूटी हुई आवाज आई, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? उर्वशी वहीं रुक गई। उसने पलटकर प्रतीक की तरफ देखा और कहा, आपको पता है प्रतीक, जब मेरी आंखों के सामने मेरे पापा जी की सांसें रुक गई थी ना, मेरा दिल चाहता था कि मैं इतनी जोर से चीखूं कि मेरी आवाज भी उनके साथ चली जाए। मेरा मन करता था लोगों के पैरों में गिरकर कहूं कि मेरे पापा जी को वापस ला दो, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अपनी बात शब्दों में नहीं कह सकती थी। मेरी आंखों में मेरा दर्द साफ दिखता था। मेरे पापा जी कहते थे कि मैं उनकी आंखों की रोशनी हूँ। मेरी आंखें मेरे दिल की बात बता देती है, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि उन आंखों का दर्द सिर्फ एक पिता समझ सकता है, आप जैसे पति नहीं। जब मेरी शादी आपसे हुई थी तो मेरे पापा जी की आंखें कह रही थी, ये इंसान मेरी रक्षा करेगा। शादी की पहली रात जब आपने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन जब आपने कहा कि मेरा आप पर कोई हक ही नहीं, तब बहुत दर्द हुआ। कम से कम 7 फेरों की कसमों का तो सम्मान कर लेते। आप मेरी मजबूरी कभी समझ ही नहीं सकते। माँ के जाने के बाद संकेत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसके डर ने मेरी आवाज छीन ली। मैंने 5 साल बिना आवाज के बिताए हैं। मैं जानती हूँ लोग उस इंसान पर ताने मारते हैं जिसके अंदर कोई कमी रह जाए। फिर उसने पूर्णिमा देवी की तरफ देखा और बोली, और माँ, आप भी तो अनाथ थी। आपके सिर से भी आपके पिता का साया उठ गया था। अंकल ने बताया था कि आपके पिता की मृत्यु के बाद आपकी क्या हालत थी। तो फिर क्या मैं अनाथ नहीं हूँ? क्या मेरे सिर से मेरे पिता का साया नहीं उठा? आपने तो मेरे पापा जी के मरने से पहले ही मुझे अनाथ कह दिया था। क्या आपका दिल नहीं कांपा मुझे तड़पाते हुए? फिर उसने नुपुर की तरफ देखा, और नुपुर, तुम भी तो एक लड़की हो। जब तुम मेरे हाथों पर अपने जूते रखकर मुझे चोट पहुंचा रही थी ना, तब तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं रोका? क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घर में इंसान नहीं, पत्थर दिल लोग रहते हैं। फिर उसने प्रतीक की तरफ देखा, और प्रतीक, आप मुझसे आखिरी मौका मांग रहे हैं ना, जो मैं आपको कभी नहीं दे सकती। उर्वशी वहां से जाने लगी। तभी कपिल वर्मा की आवाज आई, लेकिन मैंने तो एक पिता का फर्ज निभाया है बेटा, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? उर्वशी तुरंत रुक गई। उसकी आंखें नम हो गई। नहीं पापा जी, मैं आपको कोई सजा नहीं दे रही। आपने मुझे तब संभाला
जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आप ही मेरा सहारा बने, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ लोगों के दिलों में ना दया ना प्यार। कपिल वर्मा की आंखें भर आई। उर्वशी, तुम सिर्फ सत्यजीत की बेटी नहीं हो, तुम मेरी भी बेटी हो। अगर भगवान मुझे बेटी देता तो तुम्हारी जैसा देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रतीक ने मेरी बात मानकर तुमसे शादी की थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है। अब उसे एक मौका दे दो। अगर वह इस बार भी रिश्ता नहीं निभा पाया तो मैं खुद तुम्हें उससे अलग कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने सुरक्षित देखना चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत खराब है। तुम्हारी मासूमियत पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उर्वशी की आंखों में दर्द था। पापा जी, अगर मैं रुक गई और सब फिर पहले जैसा हुआ तो? कपिल वर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। उर्वशी ने कुछ पल सोचा और फिर प्रतीक की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा साफ दिख रहा था। वह उसके पास आई और बोली, एक बात साफ साफ बताइए, आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं या नुपुर से शादी करना चाहते हैं? प्रतीक ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और नुपुर की बात रही तो मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जीवन नहीं बिताऊंगा जिसके दिल में इंसानियत ही नहीं है। मेरी जिंदगी में अब नुपुर नाम की कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। प्रतीक की बात सुनकर पहली बार उर्वशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे मुस्कुराता देखकर प्रतीक भी दिल से मुस्कुरा दिया। वहीं कपिल वर्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि इन दोनों का रिश्ता अब हर बुरी नज़र, हर बुरे लोगों से, हर दुख से हमेशा सुरक्षित रहे और उनकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। मेरी राय में उर्वशी ने प्रतीक को माफ करके गलत नहीं किया, क्योंकि उसने माफ किया लेकिन अपनी शर्तों पर किया और अपनी इज्जत बनाए रखी। और हाँ, प्रतीक को नुपुर को जरूर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जिसने किसी बेगुनाह इंसान के साथ इतनी क्रूरता की हो, उसके साथ भविष्य बनाना सही नहीं होता। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।